हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। आज हम डिस्कस कर लेते हैं 29 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, आराम से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। बढ़े आगे, पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। भारत ने पेरिस समझौते के तहत नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अगर हम पेरिस समझौते की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समझौता है। इसके तहत इंडिया ने बनाई है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। हम पेरिस समझौते की बाद में बात करेंगे, पर हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्यों बनाई गई। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बनाया है कार्बन उत्सर्जन व्यापार के प्रबंधन के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। अगर हम कार्बन उत्सर्जन व्यापार की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमको पता चलेगा। पहले हम मिनिस्ट्री देख लेते हैं कि इस अथॉरिटी को बनाया किस मिनिस्ट्री ने है। तो इसे बनाया है इंडिया की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। एक नेशनल लेवल की अथॉरिटी होगी, संस्था होगी, जिसे भारत में कार्बन मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया जा रहा है। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कार्बन मार्केट। देखिए क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग सभी कंपनीज को, जैसे ए बी सी जितनी भी कंपनीज है, उनको एक सहूलियत दी गई है कि आप इतने स्तर तक कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो वैश्विक तापमान का लक्ष्य हमारा उससे ज्यादा ना बढ़े, उसको हासिल कर पाए। तो हमने हर कंपनी को एक लिमिट दे दी है कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बाद करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें वो बहुत ज्यादा होती है। तो मान लीजिए अब इससे क्या होता है, कंपनियां अगर कोई ऐसी है जो कि तय लिमिट से कम कार्बन का उत्सर्जन करती है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कि तय लिमिट से कम कार्बन उत्सर्जन करती है, तो उनको बचा हुआ जो उनके पास सेविंग है कार्बन उत्सर्जन का जितना भी पॉइंट्स, उसके लिए उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। अब मान लीजिए बी बी नाम की जो कंपनी है, उसका कार्बन उत्सर्जन की लिमिट खत्म हो गई और वो और कार्बन उत्सर्जन कर रही है। अब ऐसे में पेनल्टी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, ए कंपनी से उसकी जो कार्बन क्रेडिट है, उसकी जो बची हुई लिमिट है कि आप तो कर नहीं रहे, हमको बेच दो, तो वो ए से खरीद लेगी। तो ये जो पूरा बिजनेस है ये कहलाता है कार्बन मार्केट। इससे क्या होगा, कंपनी कार्बन उत्सर्जन लिमिट से कम कार्बन का उत्सर्जन करेगी क्योंकि पेनल्टी लगने का डर होगा, और इसके अलावा और पैसा कमाने के लिए वो कार्बन क्रेडिट को भी हासिल करना चाहेगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब क्या होता है, कार्बन क्रेडिट की बाइंग और सेलिंग कार्बन मार्केट में ही की जाती है, ओके, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में बनाया गया है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट। आई होप समझ पाए होंगे कि इंडिया ने इसका निर्माण क्यों किया। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 कहता है कि देश आपस में कार्बन क्रेडिट को खरीद बेच सकते हैं, और इसके लिए इस अधिनियम के आर्टिकल 6 के तहत इंडिया ने भी क्या किया है, इंडिया ने भी नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कार्बन मार्केट का निर्माण किया है। ठीक है, तो इंडिया के डोमेस्टिक कार्बन मार्केट और इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग को ये मैनेज करेगा। अगर कोई इंडियन कंपनी अपने कार्बन क्रेडिट्स को किसी इंटरनेशनल कंपनी को भेजना चाहती है तो उसकी अनुमति इसी संस्था से उस कंपनी को लेनी पड़ेगी। इलीगल जो कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती है या जो धोखाधड़ी होती है, उसको भी खत्म करने के लिए इस अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। ओके, अब यहां पर जो अथॉरिटी है उसमें मेंबर्स कितने होंगे, तो टोटल 21 मेंबर होंगे। चेयरपर्सन होंगे सेक्रेटरी, कहाँ के, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, ये होंगे इसके अध्यक्ष। अलग अलग मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स हैं वो उनको इसमें शामिल किया जाएगा, विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा, सारे मंत्रालय को शामिल किया जाएगा, उनके जो विशेषज्ञ उनको भी मेंबर के रूप में इस अथॉरिटी में शामिल किया जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी, क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी है। 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस
जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है, इसमें पहली बार पेरिस एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। 2016 में इसे साइन किया गया। आगे चलकर 195 कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट को मानती है। उद्देश्य वही है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे इस सदी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके उत्सर्जन में कटौती करना, देशों को इसके लिए मोटिवेट करना, और यही इन्हीं से रिलेटेड सारे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? लिथुआनिया एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी नई पीएम बनी है इन्गा रुगिनियन। ओके, तो आंसर भी हो जाएगा इन्गा रुगिनियन। लिथुआनिया देश की नई प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में चुनी गई है। आप इनकी इमेज देख सकते हैं यहां पर। एक यूरोपीय देश है लिथुआनिया। अभी पीएम का केवल चुनाव हुआ है। पीएम चुने जाने के बाद इनगा को 15 दिन के अंदर अपनी कैबिनेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी कैबिनेट में अदर मिनिस्टर कौन कौन है। जब ये डिसाइड करके लिस्ट दे देगी 15 दिन के अंदर, तो ये अपने पीएम पद की शपथ ले लेगी। तो इंगा रेगिनियन लिथुआनिया देश की नई पीएम बनी है। यहाँ पर पीएम बनने से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर को संभाल चुकी है और अपने देश में ह्यूमन राइट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काम करने के लिए ये जानी जाती। लिथुआनिया की अगर हम मैप पर लोकेशन देखते हैं तो ये आप लोकेशन देखिए, यूरोपीय देश है। इसकी जो बाउंड्रीज है ना, एक तो लातविया से टच होती है, इधर बेलारूस से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दक्षिण पश्चिम में पोलैंड से लिथुआनिया की बाउंड्री लगती है, और ये एक कैलिनिनग्राड जो कि रशिया का एक रीजन है ना, इसके वैसे रशिया उधर आएगा, लेकिन लिथुआनिया के पश्चिम में जो रीजन है ना कैलिनिनग्राड, ये रशिया के कंट्रोल में वर्तमान में, तो रशिया से भी पार्शियली ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, कैपिटल है विल्नियस, किसकी? लिथुआनिया की। यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इनगा वर्तमान में यहाँ की पीएम के रूप में अपॉइंट की गई। ग्रैंड चेस टूर फिनाले के लिए किस भारतीय ने क्वालिफाई किया है? ग्रैंड चेस टूर फिनाले, इसके लिए जिस इंडियन ने क्वालिफाई किया है यह है आर प्रज्ञानंद। ओके, 4 प्लेयर यहां पर फाइनल फिनाले में क्वालिफाई कर चुके हैं। वैसे देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट क्या है। देखिए, अभी यूएसए के मिशोरी नाम के स्टेट में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, सिंकफील्ड कप। ठीक है, 12th सिंकफील्ड कप था ये, चेस की प्रतियोगिता है। इसमें इंडिया के आर प्रज्ञानंद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, और दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद ग्रैंड चेस टूर फिनाले के लिए क्वालिफाई किया है। यहां पर विनर रहे थे इस पर्टिकुलर सिंकफील्ड कप के, ये थे यूएसए के वेस्ली सो। ठीक है, अब समझना, ये तो हो गया पर्टिकुलर, हम सिंकफील्ड कप की बात कर रहे थे। अब अगर हम बात करें ग्रैंड चेस टूर क्या है, जिसके फिनाले के लिए क्वालिफाई किया गया, तो ग्रैंड चेस टूर की बात करें तो चेस का एक टूर्नामेंट है, पूरी एक सीरीज जैसा ही आयोजित होता है, और टोटल 5 टूर्नामेंट अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर खेले जाते। फिर फाइनल पॉइंट टेबल तैयार होती है, और जो टॉप 4 में रहेंगे वो क्वालिफाई करेंगे कहां पर? फिनाले के लिए, ग्रैंड चेस टूर फिनाले के लिए। तो इन 5 टूर्नामेंट में ये सबसे आखिरी था सिंकफील्ड कप, जिसमें आर प्रज्ञानंद दूसरे प्लेस पर आए हैं। लेकिन ऑल ओवर जो ग्रैंड चेस टूर फिनाले की जो फाइनल टेबल बनी है क्वालिफाई के लिए, इसमें आर प्रज्ञानंद चौथे स्थान पर। जो फाइनल 5 टूर्नामेंट की टेबल आई है ना, उसमें आर प्रज्ञानंद चौथे स्थान पे, तो क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि भाई जो मेडल टेबल में टॉप 4 पर रहेगा वो क्वालिफाई करेगा। तो इसमें आ गए हैं आर प्रज्ञानंद। टॉप 4 प्लेयर्स ग्रैंड चेस टूर्नामेंट फिनाले खेलते हैं, और चेस टूर का प्राइज मनी अगर हम देखते हैं पूरा, तो ये 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। जो भी फिनाले में जीतेगा उसको दिया जाएगा। 2015 में ग्रैंड चेस टूर कप की शुरुआत की गई थी, पहली बार ऑर्गेनाइज कराता है ग्रैंड चेस टूर फाउंडेशन। जो 5 अलग अलग टूर्नामेंट है ना, जिसके आधार पर आखिरी मेडल टेबल बनती है, तो जो पॉइंट टेबल बनती है, तो देखो एक पहले वारसा में हो चुका है, फिर अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया, अभी सेंट लुइस में ये आयोजित हुआ। ये यूएसए का ही मिशोरी में एक पर्टिकुलर प्लेस है, सिटी है, जहां पर इसका आयोजन किया गया।
अब पांचों में आखिरी जो पॉइंट टेबल बनी उसमें आर प्रज्ञानंद आते हैं चौथे नंबर पर और ये फिनाले के लिए कर गए क्वालिफाई। अब फिनाले खेला जाएगा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक साओ पोलो ब्राजील में। ठीक है, ये 4 प्लेयर यहां पर कंपटीशन करेंगे और फिर जो विनर रहेगा उसको 1.6 मिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी इनाम के रूप में। ठीक है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ऑब्वियस सी बात है, काफी सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं आपसी सहयोग और कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका अभी आयोजन किया जा रहा है इजिप्ट में। कहां पर किया जा रहा है? इजिप्ट मतलब मिस्र। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की ओर से भी, इंडिया की जो तीनों आर्म्ड फोर्स है उनके टुकड़ियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इजिप्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के भी 700 से ज्यादा सोल्जर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ट्राई सर्विस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज से, मतलब बहुत सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। 28 अगस्त को ये शुरू हुई है और 10 सितंबर तक इजिप्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। 43 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 30 देश ऑब्जर्वर के रूप में आ रहे हैं, लेकिन 43 देश टोटल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में। आयोजन कौन करवाता है? आयोजन करवाता है यूएसए और इजिप्ट मिलकर। हर 2 साल में नॉर्मली इसका आयोजन होता है। 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। लास्ट एडिशन 2023 में कायरो, जो कि इजिप्ट में ही है, एक एयरबेस है कायरो में, वेस्ट एयरबेस इजिप्ट का, तो यहां पर इसका लास्ट ईयर आयोजन किया गया था और इस साल भी इसका आयोजन इजिप्ट में किया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक और एक्सरसाइज के बारे में बताया, एक्सरसाइज मैत्री। इसका आयोजन शुरू होने वाला है इंडिया और थाईलैंड के मध्य में सितंबर में, और यह आयोजित किया जाएगा मेघालय के उमरोई में, है ना, इसको भी याद रखिए। यूनियन कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि स्कीम को कब तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है? पीएम स्वनिधि स्कीम, जो स्ट्रीट वेंडर है ना इंडिया में, उनके लिए कोविड के लॉकडाउन के समय उनको मदद देने के लिए, जब लॉकडाउन खुला तो क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी, तो उनको मदद देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, उनको लोन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम स्वनिधि स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया था। ये अब स्कीम बढ़ाई जा रही है मार्च 2030 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम इस स्कीम को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा रहे। एक लोन अमाउंट को भी बढ़ाया जाएगा, जो कि लोन स्ट्रीट वेंडरों को स्पेशली दिया जाता था। एफोर्डेबल लोन देने के लिए लाई गई थी स्कीम 1 जून 2020 को। आफ्टर कोविड लॉकडाउन खुला ही था और 1 जून 2020 को यह लाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि इसको कंट्रोल करती है। स्ट्रीट वेंडरों को जो लोन दिया जाता है ना, उस वक्त जब स्कीम को अनाउंस किया गया था 1.15 करोड़ लोगों को इसका फायदा दिया जाने की घोषणा की गई थी। अब 50 लाख लोगों को और जोड़ा गया है, एक्सटेंड किया गया है स्कीम को मार्च 2030। देखिए लोन 3 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर को। पहला लोन 15,000 रुपए का भी जब शुरू की गई थी तब 10,000 था, यह अभी बढ़ाया गया है लोन अमाउंट। दूसरा था 20,000 का, जो 25,000 किया गया, और तीसरा किया गया है 50,000 रुपए का लोन। यहां पर कुछ कंडीशन है, अगर कोई पहला लोन दे देता है, सरकार को चुका देता है, तो वो दूसरे लोन के लिए इलिजिबल, दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, इलिजिबल हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर अगर दूसरा लोन भी वो दे देता है तो फिर तीसरे लोन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर वो टाइम से पहले लोन चुका देता है गवर्नमेंट को, जो उसका टाइम पीरियड है, तो उसको 7% तक गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। इस तरीके से स्ट्रीट वेंडर के लिए ये योजना लाई गई थी। कुछ भी उनसे बोल सकते हैं कोलेट्रल नहीं रखवाया जाता, मतलब जो रखवाते ना, जैसे लोन देते वक्त आपकी प्रॉपर्टी गिरवी गिरवी है ना, गिरवी नहीं रखवाया जाता और लोन दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? स्ट्रीट वेंडर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना, और कोविड के समय में जो टफ टाइम पीरियड था उससे उबरने में स्ट्रीट वेंडरों की मदद करना और बैंकिंग सिस्टम से सभी को जोड़ना मुख्य उद्देश्य। अब इसे मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है, 31 मार्च 2030।
देखिए गणेश चतुर्थी की सेल कंटिन्यू है, आपको मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था आप सभी को, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए सभी कोर्सेस अभी 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कीजिए, चेकआउट कीजिए दोनों ही एप्लीकेशन को। अभी के लिए ये आपके लिए 1-2 दिन ऑफर रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो जल्दी कीजिएगा। और कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। और एप्लीकेशन को तो आप डाउनलोड कीजिए ही, क्योंकि काफी सारे फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक बार चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट आरोहम आरोहण आरोहण सॉरी प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। भारत में नेशनल हाईवेज को का प्रबंधन करने वाली संस्था है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। जानते हैं किसके लिए? जो देखिए टोल प्लाजा पर इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे उनके बच्चों के लिए, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए सहायता प्रदान करना प्रोजेक्ट आरोहण का मुख्य उद्देश्य है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसलिए इस प्रोजेक्ट को या इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एक संस्था है, ट्रस्ट है, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इसके साथ मिलकर शुरू किया गया। लेकिन हमसे तो संस्था इंडिया वाली पूछेंगे, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या किया जाएगा? 500 स्टूडेंट को क्लास 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक के फाइनल ईयर तक उन्हें सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। सिलेक्टेड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के रूप में हर साल 12,000 रुपए दिए जाने वाले हैं। 50 ब्राइट स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट फेज इसका जुलाई 2025 में शुरू हुआ और मार्च 2026 तक इसे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की भी राशि दी गई है मिनिस्ट्री के द्वारा, जो किसके जिसके अंडर में संस्था आती है। तो पूरी स्कीम में स्कॉलरशिप के साथ साथ मेंटरशिप, करियर गाइडेंस, वर्कशॉप, जो भी टोल प्लाजा पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के बच्चे हैं उनके लिए लगाई जाएगी, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके, अच्छी एजुकेशन उनको दी जा सके। तो ये प्रोजेक्ट आरोहण है, ठीक है ना। गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इन सभी के स्टूडेंट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि नेशनल हाईवे का मैनेजमेंट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत कार्य करती है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और संतोष कुमार यादव इस संस्था के चेयरमैन के पद पर है, ठीक है। किस भारतीय को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव रंजन को। आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके हाल ही में उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए कौन? तो ये है डॉक्टर राजीव रंजन सिंह। इंडिया से हैं, RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए। देखिए इसका काम क्या है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। एशिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ाने के लिए यह संस्था या बैंक काम करता है। 2014 में इसकी स्थापना के लिए जुलाई में एक MOU साइन किया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी साइन की गई थी और जुलाई 2025 में से लागू किया गया। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में स्थित है। अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, UAE, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया इसके मेंबर है। जो कुछ समय पहले, एक आध महीने पहले, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान लेटेस्ट मेंबर बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, इसी साल 2025, ठीक है। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल अपने नाम किए? वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप तीरंदाजी की प्रतियोगिता है, इसमें इंडिया ने टोटल 8 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है।
ठीक है ना। तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कनाडा के विनिपेग नाम के शहर में आयोजित की गई थी। इसके बारे में हमने बात की थी कि कहाँ आयोजित की जा रही, तो कनाडा के विनिपेग में। इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीतकर मेडल टैली में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस बार ये 19वां एडिशन था। टॉप पर रहा है साउथ कोरिया, जिसने 17 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इंडिया ने 8 मेडल जीते, इसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज है। और तीसरे नंबर पर रहा है यूएसए। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप कनाडा के विनिपेग में इसका आयोजन किया गया था। तो अंडर 18 और अंडर 21 कैटेगरीज के लिए ये आर्चरी प्रतियोगिता है। 1991 में शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड आर्चरी इसका आयोजन करवाती है और लास्ट जो वर्जन था 2023 में, वो आयरलैंड के लिमरिक नाम के शहर में किया गया था। और ये जो 2025 का आयोजन है, 19वां एडिशन है, मतलब लास्ट ईयर ये 18वां एडिशन आयोजित किया गया था आयरलैंड। वर्ल्ड आर्चरी आयोजन करवाती है, तो इसकी बात करें, पूरे वर्ल्ड में आर्चरी खेलों को गवर्न करने वाले इंटरनेशनल बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, कंट्रोल करती है। 1931 में 4 सितंबर को इसकी स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और उगुर एंडेनर जो कि तुर्की से आते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट है। 159 मेंबर कंट्री है वर्ल्ड आर्चरी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 29 अगस्त को। इसी दिन भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है। नाम से समझ में आ जाएगा किसके खिलाफ है या किसके लिए बात करता है। तो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि देखिए जो जापान में न्यूक्लियर वेपन का यूज किया गया था यूएसए के द्वारा 1945 में, तबाही कैसी थी, मंजर कैसा था, वो सबको पता है। तो ऐसी किसी मानव त्रासदी को इन फ्यूचर रोकने के लिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप जो है, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म किया जाना चाहिए, न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट को रोकना, उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोग तो बाद में मरेंगे, पहले जो परीक्षण करते हैं ना, उससे भी इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होता है। तो पहली चीज तो ये रोकना, और फिर अगर इनको रोक पाते तो न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज करना भी इस डे का उद्देश्य है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में इसकी घोषणा की थी। 2009 से यह हर साल मनाया जा रहा है 29 अगस्त को, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। वैसे अगस्त में जो अदर डे आते हैं, जो कि पिछले कुछ समय में हमको देखने को मिले, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं अगस्त का, एंड के जो हमने डिस्कस नहीं किया उनकी बात कर लेते हैं। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स ऑबलिशन। 23 अगस्त की बात करें तो इसरो डे के रूप में मनाया जाता है। 23 अगस्त के बाद 26 अगस्त की बात करें तो विमेंस इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, तो ये सारे डे हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए, पूछे जाते हैं। अगस्त के एंड के हैं जितने भी हमने यहां पर लिए हैं। आगे आ जाएं। ओणम त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार भारत में मनाया जाता है केरला स्टेट में। कहां मनाया जाता है? केरला। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली केरला में मनाया जा रहा है। मलयालम लोगों के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है दक्षिण भारत में। मलयालम का या केरला का एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है और हिंदू फेस्टिवल। मलयालम कैलेंडर में एक मंथ आता है चिंगाम महीना, जो यूजुअली हमको देखने को मिलता है या तो सितंबर मंथ में या अगस्त मंथ में, अगस्त सितंबर में। तो अभी ये पूरे 10 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार 26 अगस्त को शुरू हुआ है और 5 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। ठीक है, ओणम के पहले दिन को कहा जाता है अथाम डे, और जो सबसे आखिरी दिन होता है वो थिरुवोनम के नाम से जाना जाता है। देखिए आर्ट एंड कल्चर से ये डे के फर्स्ट नाम लास्ट नाम पूछे जाते हैं, तो यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं।
कितने दिन तक मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। 10 दिन तक ओणम केरल में मनाया जाता है। केरला राज्य का स्टेट फेस्टिवल भी ओणम ही है। इस समय एक रेस की जाती है पंबा नदी पर, वल्लाम काली, जो कि एक रेस है, बोट रेस है, स्नेक बोट रेस, वल्लाम काली कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं तो इस तरीके की बोट रेस होती है, आपने काफी देखी भी होगी इमेजेस में। तो ये रेस भी इसी वक्त की जाती है ओणम त्योहार पर। और जो लोग होते हैं ना, वो बाघ की तरह रंग लगाकर टाइगर डांस भी करते हैं यहाँ पर, जिसे पुली काली कहा जाता है। तो यह सबके अलग अलग नाम है, वो ड्रेस का अलग नाम है, ये फेस्टिवल में जो बाघ की तरह तैयार होकर डांस किया जाता है उसका एक अलग नाम है। यहाँ पर शाकाहारी भोजन बनाए जाते हैं घरों में, क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो जो शाकाहारी भोजन बनाए जाते हैं ना, उन्हें ओना साध्या कहा जाता है ओणम के त्योहार में, इसलिए ओना साध्या। घर आंगन को फूलों से भी सजाया जाता है। तो इस तरीके से ओणम केरल का स्टेट फेस्टिवल भी है, जो कि अभी रिसेंटली मनाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 29 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट थे, सभी को हमने डिस्कस किया एक एक करके। अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। फिर एक्सरसाइज मैत्री का 14th एडिशन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया या किया जाएगा? तो इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह देखने को मिलेगा किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिश दयाल सिंह। मतुआ समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मतुआ समुदाय वेस्ट बंगाल में। हाल ही में खबरों में रहा एनएस कदमत का क्या है? तो ये स्टिल्थ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। फिर भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो यह स्थापित हो जाएगा 2035। किस बल ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो यह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए, रिवाइज हो गए हमारे। अब हम चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उसके आंसर। क्रीम में किस प्रकार का फैट पाया जाता है? तो ये सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, क्रीम में पर्टिकुलर बात की जा रही है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये 61th अमेंडमेंट एक्ट 1988 में किया गया, तो 1989 में लागू हुआ। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा। आंसर हो गए तीनों क्वेश्चन के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस प्रोडक्ट का निर्माण होता है? फेरस सल्फेट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? और भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, कमेंट में आंसर करो, सभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।